तेहरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। ट्रंप का आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर सख्त हमलों का ऐलान। अमरीकी सदर ने अवाम से खिताब में ईरान जंग जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि बहुत जल्द तमाम फौजी मकासद हासिल कर लिए जाएंगे। 4 हफ्तों में अमरीकी फौज ने फैसलाकुन हमले किए हैं। हमने ईरान की नेवी एयरफोर्स को मुकम्मल तबाह कर दिया। ईरान के एटम बम बनाने की सलाहियत भी खत्म कर दी। मकासद की मुकम्मल तकमील तक जंग जारी रहेगी। अपना मिशन मुकम्मल करेंगे। हमें आबनाए हुर्मुज़ की जरूरत नहीं। अमरीका आबनाए हुर्मुज़ से ना तो तेल लेता है ना लेगा। जो ममालिक तेल हासिल नहीं कर सकते उन्हें आबनाए हुर्मुज़ से तेल खुद लेना होगा। तनाज़ा खत्म होगा तो आबनाए हुर्मुज़ कुदरती तौर पर खुल जाएगी। ईरान ने जंग बंदी की कोई दरखास्त नहीं की। दुश्मन को सजा मिलने तक जंग जारी रहेगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने ट्रंप के दावे की तरदीद कर दी और कहा कि मुआवजा मिलने तक दुश्मन के अहदाफ को निशाना बनाते रहेंगे। तर्जुमान पासदारान इनकलाब ने ट्रंप के बयान पर रद्द अमल में कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल है। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी सदर के मज़हिका खेज ड्रामों से नहीं खुलेगी। दुश्मनों के लिए आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई ने ईरान ये किया कि सयूनी और अमरीकी दुश्मन के खिलाफ मज़ाहिमत की हिमायत जारी रखी जाएगी। कराची में सुबह सवेरे बारिश के बाद मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात की आज से 4 अप्रैल तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के जिला ज़ियारत, दुक्की, हरनाई, किला अब्दुल्ला और लोरालाई समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और जालाबारी से नदी नालों में तुग़यानी गाड़ियां बह गई। मुसाफिरों को बचा लिया गया। वादी नीलम में लैंडस्लाइडिंग के बाद शाराय नीलम केल सिंह के मकाम से बंद कर दी गई। मरी गिलियात में बारिशों और जालाबारी के पेश नज़र सयाहों को एहतियात का मशवरा। पीएसएल मैच में मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। मुल्तान सुल्तान्स ने 226 रन का हदफ 19वें ओवर में 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। साहबजादा फरदान की शानदार सेंचुरी। नौजवान बैटर 7 चौकों 8 छक्कों से सजे 106 रन के साथ नॉट आउट रहे और कप्तान मुल्तान सुल्तान स्टीव स्मिथ 46 रन बनाकर नुमाया। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह बखैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ खुशगवार हुआ होगा, क्योंकि कराची में जो रहने वाले हैं ऑब्वियसली जब वो सुबह उठे होंगे उन्होंने बाहर आसमान की तरफ देखा होगा तो एक खुशगवार सी मूड उनका हो गया होगा और उन्हें अच्छा मोमेंट लगा होगा। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता कि बारिश कितनी तेज़ रहती है और लोगों के लिए आगे चलकर ये कहीं जहमत नहीं बन जाती। शुरुआत इसी से करने जाते हैं। महकमा मौसमियात ने आज से बारिशों का बाकायदा स्पेल शुरू होने का इंदिया दिया था और 4 अप्रैल तक तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। सिर्फ कराची नहीं, सिंध के दीगर शहर भी इस सिस्टम की लपेट में आएंगे, जिनमें सक्खर, हैदराबाद, ठट्ठा, बदीन, थरपारकर समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश मुतवक्के है। अब मुल्क के दीगर इलाकों में भी शदीद बारिश और जालाबारी से तबाहकारियाँ तो जारी हैं ही और नदी नालों में तुग़यानी से कई गाड़ियाँ बह भी गई हैं और लैंड स्लाइडिंग के वाक़यात भी हुए हैं। घरों की छतें गिरने से हलाकतें भी हुई हैं और शहरियों को एहतियात की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि तेज़ हवाओं और बारिश के बायस ट्रैफिक और मामलात ज़िंदगी मुतासिर हो सकते हैं। तो अगर आप अभी नहीं निकले हैं अपने घरों से तो चेक द ट्रैवल एडवाइजरी एंड उसके हिसाब से अपनी अकॉर्डिंगली आइटिनरी प्लान करें। और अगर निकल ही आए हैं दफातर में तो, और अगर स्पेशली आप कराची में हैं तो फिर एक लॉन्ग वर्किंग डे का प्लान कर लें। वेल विद दैट हम ज़रा चलते हैं खेल की जानिब और पीएसएल के ज़बरदस्त मैचेस जारी हैं और 2 दिन के ब्रेक के बाद, एक दिन नेचुरल एक दिन अननेचुरल ब्रेक के बाद फाइनली कल एक बहुत ही तगड़ा मैच देखने को मिला। मुल्तान सुल्तान्स ने हैदराबाद किंग्समैन को 6 विकेटों से शिकस्त दी और ऐसा नहीं कि हैदराबाद ने अच्छा नहीं खेला, 226 रन का हदफ दिया जब हैदराबाद ने, तो हैदराबाद के फैंस सोच रहे होंगे कि भाई आज तो हो जमालो हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि उनके रास्ते में थे साहबजादा फरहान और स्मिथ और अरफात मिन्हास एंड यू नेम देम। लेकिन साहबजादा फरहान की क्या ही है बात, आउटस्टैंडिंग, इन्होंने अपने करियर की T20 करियर की नवी सेंचुरी बना दी। एब्सोल्युटली। कल ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम हैदराबाद की बात करें तो दैट द वे दे स्टार्टेड, कल शर्जील ने बहुत अच्छा मिडिल ऑर्डर में आके 50 रन स्कोर किए। 51 रन के अलावा मास सदाकत ने बहुत ही ज़बरदस्त शानदार इनिंग्स कल खेली।
सो इट वाज अ गुड मैच ऑल इन ऑल, बट ऑब्वियसली जिस तरह की कप्तानी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब वापस एक मौका हैदराबाद को मिला है ये मैच जीतने का, तो वो हमें नजर आएगी, वो नहीं नजर आई। बहरहाल इस पर आगे चलकर बात करेंगे। लेकिन आपको ये बताएं कि 50 साल बाद इंसान एक बार फिर से अब चांद की जानिब रवाना हो चुका है। अमरीकी खलाई इदारे नासा ने आर्टेमिस 2 मिशन कामयाबी से लॉन्च कर दिया है, और जो इंसान को ज़मीन के मदार से बाहर ले जाने वाला एक और बड़ा कदम होने जा रहा है। 4 खलाबाज इस मिशन में रवाना हुए हैं जो तकरीबन 10 दिन में चांद का चक्कर लगाकर वापस ज़मीन पर आ जाएंगे। नाम आर्टेमिस जो है वो एंशिएंट माइथोलॉजी में ग्रीक गॉडेस का नाम है, और वो गॉडेस ऑफ हंट हैं और गॉडेस ऑफ वाइल्डरनेस हैं। सो इंसान एक मरतबा फिर चांद पे अपनी खोज का शिकार करने गया है। लेट्स सी, ये सरकमफेरेंस करता रहेगा अगले 24 घंटे तक, और उसके बाद फिर इसके दीगर मराहिल भी सामने आएंगे। सो आर्टेमिस 2, और वो सेफली एंड सिक्योरली जो है उसका जो पिक्चर्स आई हैं अभी, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो उनका क्रू है वो बहुत ही सेफ एंड सिक्योर है एंड वेरी हैप्पी। तो ऑर्बिट में अगले 24 घंटे तक इसने रहना है, और उसके बाद फिर प्री फ्लाइट टेक जो इश्यूज आए थे वो अब सॉल्व हो गए। नाउ इट्स ऑन सॉन्ग फॉर इट्स And I think we once should do a segment about the names that they select. जैसे अभी आप कह रहे थे कि it has a lot to do with Greek mythology. इसके अलावा अपोलो नाम इसी तरह से रखा गया था. So I think we can do and discuss कि जिस तरह से तूफानों के नाम एक समझ कर सोच कर रखे जाते हैं, इसी तरह से इन मिशंस के नाम के पीछे भी एक. Just before we go to our main story, देखें जो इंसान की डिस्कवरी है उसके नाम अपोलो एंड आर्टेमिस 2 एंड व्हाट नॉट, और जो तूफान होते हैं उनका नाम शीला, जूली, ये क्यों होता है? आई वंडर आई आल्सो वंडर कि मतलब ये खातीन के साथ ही तूफान क्यों जोड़ दिए जाते हैं। कोई मर्द हजरात भी तूफान की सी नेचर रखते होंगे शायद। एनीवेज, हमें मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल की बात करनी है, उसकी तरफ आते हैं। शिद्दत इख्तियार कर गई है जंग, और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 से 3 हफ्तों में इस जंग के ख़त्म होने का इंदिया इससे पहले दे रहे थे। लेकिन कल जो उनका खिताब था और जिस तरह से वो बात कर रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हम ईरान को पत्थर के दौर में ले जाएंगे, उससे फैसल मुझे तो यही लग रहा है कि इवन इफ़ दे आर प्लानिंग कि जी 2 से 3 हफ्ते में उन्होंने ईरान से निकलना है, उससे पहले वो चाहते हैं कि ईरान को इतना नुकसान पहुंचा दें कि ईरान टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर ईरान टू रिकवर फ्रॉम दैट। बट द न्यूज़ फ्रॉम द अदर साइड इज़ के वो तैयार हैं और वो 20-25 साल से इसी की तैयारी कर रहे थे। लेकिन हो ये रहा है कि मुख्तलिफ शहरों में हमले जारी हैं। इस्फहान हो, बंदर अब्बास और तेहरान हो, वो निशाने पे हैं। खलीजी ख़ित्ता भी अब ऐसे में गैर महफूज होता जा रहा है। कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब के ख़ित्ते में ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं, और लबनान में तो कशीदगी बढ़ रही है। इसराइल खुल के वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहा है। यानी ये जंग जो है वो ऑब्वियसली सिर्फ ईरान तक महदूद नहीं थी पहले भी, और अब ये मज़ीद फैलती जा रही है। द सरप्राइजिंग फैक्ट इज़ ऑन अ गिवन डे ट्रम्प कम्स एंड सेज के जी आज मैं कोई बड़ा ऐलान करूंगा और कुछ ख़त्म हो सकती जंग। कल ही तो ऐलान किया था उन्होंने कि हम तो निकल जाएंगे ईरान से, और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम पत्थर के दौर में ले जाएंगे। सो मैन आई थिंक देयर इज़ अ स्ट्रैटेजी, ये प्रेशर बिल्डिंग एक स्ट्रैटेजी है कि आप अनसर्टेनिटी में रखें अपने हरीफ को और उसको कभी श्योर ना होने दें। मे बी इट्स वन ऑफ द थिंग्स। खैर, चीन और पाकिस्तान जैसे ममालिक 5 निकाती आम प्लान पेश कर चुके हैं ऑलरेडी, और हम ज़रा पहले अपने व्यूअर्स को सुना भी देते हैं फैसल के व्हाट एग्जैक्टली ट्रम्प हैड टू से अबाउट ईरान। We never said about regime change. I am trying to go back, और मैं सारे वो दिमाग के अंदर रिमाइंड करके सोच रही हूँ वो बयान के कब ऐसा था जब ट्रंप ने ये नहीं कहा था। आई रिमेंबर इट वाज नंबर ऑफ टाइम्स, एंड जब तमाम तरह एहतजाज हो रहे थे, हमने देखा बड़े शहरों में ईरान के, और उसमें बारहा ये कहा गया कि जी अगर आप अपनी रजीम चेंज नहीं करते हैं, अगर कोई और लीडरशिप नहीं आती है, अगर आप नए इलेक्शंस नहीं करवाते हैं, तो फिर हमले भी किए जा सकते हैं। दैट्स व्हाट हैपेंड इवेंचुअली। माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता मंसूर जाफ़र साहब आज हमारे शो के मेहमान हैं। मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मंसूर साहब, इससे पहले कि मैं IRGC वाली बात करूं, ये जो मामला इस वक्त है डोनाल्ड ट्रंप का कि एक दिन आते हैं और कहते हैं कि आज जंग ख़त्म, अगले दिन आते हैं और कहते हैं कि मैं पत्थर के दौर में ईरान को ले जाऊंगा। ईरान इन सब चीज़ों को कैसे देखता है? ईरान का एक सॉलिड मौक़िफ़ है, और वो ये कि अगर है हिम्मत तो आएँ और खार पे उतर के दिखाएँ, ईरान का कुछ करके दिखाएँ। सो व्हाट्स योर टेक ऑन दैट?
जी, मैं समझता हूँ डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ना सिर्फ एक बार फिर अपनी कौम का और अपने टैक्स पेयर का जो कीमती पैसा है वो बर्बाद किया है, ख़ास तौर पे अमेरिका के पूरे टीवी नेटवर्क्स का प्राइम टाइम खरीद के, और उसमें अपनी वही लायानी और बेहंगम और किस्म की गुफ्तगू जो है वो रिपीट करके, और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस आबराए हॉर्मुज़ को वो बड़ा गैर अहम करार दे रहे थे और कह रहे थे कि जिनको ये तेल चाहिए वो जाके खुद खुलवा लें, जी। उसके ऐलान के इस ऐलान के फ़ौरन बाद ही उनकी जो स्टॉक मार्केट्स हैं, उसमें जो तेल की कीमतें जो हैं वो बढ़ना शुरू हो गई, और ख़ास तौर पे जो फ्यूचर एक डील्स होती हैं, जो सौदे हैं, उसमें एक गिरावट देखना शुरू हो गए। तो जी। ये अमेरिकी अवाम पे उन्होंने एहसान किया है इस खिताब के नतीजे में। बाकी जिन फतूहात का उन्होंने ज़िक्र किया, ज़मीन पर तो वो एक चीज़ भी अपने अवाम को टेंजिबल फ़ॉर्म में नहीं दिखा सकते। अगर तबाही और बर्बादी और ख़ास तौर पे जो अमेरिका का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है वियतनाम से लेके इराक, उसके बाद अफ़गानिस्तान, उसके बाद शाम, ये तमाम जगहों पे, लीबिया, जब जिन जगहों पे भी अमेरिका ने अटैक किए हैं, मामलात किए हैं, तो ये तबाही और बर्बादी जो है उन मुल्कों को सफ़ाए हस्ती से नहीं मिटा सकी, और ख़ास तौर पे जिस ईरान के साथ उनका पाला पड़ा है, ईरान एक एम्पायर था और उसकी एक तारीख़ है और उसकी एक सिविलाइज़ेशन है जिसको अमेरिका जैसा मुल्क जो है वो जो जिसकी 200 साल भी उम्र नहीं है, और उसकी क़यादत ख़ास तौर पे जो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने रुपए और पैसे और सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी बदज़ुबानी की बिना पे जो है इस वक़्त ऐवान इक़्तिदार के अंदर मौजूद है, वो इस नौइयत के ऐलानात के ज़रिए ख़त्म नहीं कर सकती और उनके राइट। हौसले पस्त नहीं कर सकती। राइट। आपके इल्म में है कि इस वक़्त ईरानी अब जिस तरीके से वो जेल कर चुके हैं अपनी हुकूमत के साथ, अपनी क़यादत के साथ, जिनको इस वक़्त एक तरफ तो वो कहते हैं कि हम ये पत्थर के ज़माने के लोग हैं, हम इन्हें पत्थर के दौर में ले जी। जाएँगे। जी। दूसरी तरफ उसी तकरीर में वो फ़रमाते हैं कि इस वक़्त हम जिस क़यादत से बात कर रहे हैं वो बड़ी रीज़नेबल है और बड़ी जी। अक्लमंद है और बहुत ज़्यादा एनलाइटेंड है और वग़ैरह-वग़ैरह। तो उनकी किस बात पे अमेरिकी अवाम या दुनिया यकीन करे? आया वो पत्थर के दौर वाला स्टेटमेंट या कि अब या रोशन ख़्याली वाला स्टेटमेंट? मंसूर साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि कल जब उन्होंने बयान दिया था तो पेट्रोल प्राइसेस, ये सारी चीज़ें एक तो हाइक आ रही है उसमें भी। बिसाइड्स, आपको क्या लगता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, ये कोई मकसद होता है ना, आपको अपनी आवाम को एतमाद में लेना है, आपको कोई खसूसी ऐलान करना है, स्टेक होल्डर्स के लिए करने जा रहे हैं, आप दूसरे मुल्क के लिए करने जा रहे हैं, कुछ भी, क्या अचीव करना चाह रहे थे ये जो उनकी ताज़ा स्पीच आई है डोनाल्ड ट्रंप की? कुछ भी नहीं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ अब क्योंकि वो जो सोशल मीडिया जो नेटवर्क है, जी। अब उसके बाद से सोशल ट्रुथ पर उनके बयानात जो हैं वो अपनी अहमियत खो चुके थे और लोग उन पर अब यकीन करना छोड़ दिया था। तो राइट। उन्होंने अभी एक नया मीडियम जो है प्राइम टाइम शो, अब बेसिकली ये अपने आप को अभी भी वो एक टीवी का जिस तरीके से वो मुख्तलिफ ये सीरीज़ करते रहे हैं, उस नौइयत की सीरीज़ का ही अपने आप को हिस्सा समझ रहे हैं। कतई राइट। रिश्ते के एक इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी पर इस वक़्त फ़ाइज़ हैं। तो उन्होंने उसी तरीके से अपने अवाम को यकीन दिलाने की कोशिश की है, तो अवाम को तो अब वो हीट पहुँच रही है ना जो इस जंग के नतीजे में पैदा हुई है। अब राइट। उनके मॉर्गेज के रेट बढ़ रहे हैं, उनके जो बैंकों के सूद के शरह बढ़ रही है। उसके साथ-साथ जो उनकी पेट्रोलियम की कीमतें, अब वो लोगों को कहते हैं अमेरिका को, हमारा तो तेल बहुत वाफ़िर है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ से जितनी उनकी ज़राअत के लिए खाद है, इसी तरीके से जो उनकी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, वो सारी की सारी इसी आबनाए हुर्मुज़ से गुज़र कर जाती हैं। या तो अब अपने अवाम को उस ज़िमन में पहुँचने वाला जो नुकसान है, उसका वो कैसे मदावा करेंगे? और दूसरा, जिन खित्ते के ममालिक को वो आज तक लूटते रहे हैं पेट्रो डॉलर के नाम पर, जी। वहाँ पे अपनी एक नाम नहाद सिक्योरिटी अम्ब्रेला कायम करके, जिसको एक ही आन में ईरान ने ताराज करके रख दिया है। आज उन्हें भी बीच मंझार में छोड़ गए हैं कि आपने अपना तेल बेचना है, तो इस जी। आबी गुज़रगाह को खोलें। अगर वो इतने हिम्मत वाले होते या इतने जोगे होते तो वो पहले खुलवा लेते। पर वो तो सही है। आज भी ईरान से अपने 3 जज़ीरे वापस नहीं ले सके। या ओके। सर मुझे ये बताइए कि अमेरिका का ये मौक़िफ़ कि हमने ये तबाह कर दिया, वो तबाह कर दिया, नेवी ख़त्म कर दी, एयरफोर्स ख़त्म कर दी एंड ऑल, जो ऑयल है उसको कंट्रोल जो है वो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ही करते हैं ईरान में, मोर देन 60 से 80% के ब्रैकेट में, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। और इस वक्त तमाम तर आबना हुर्मुज़ से जो ऑयल की शिपमेंट हो रही है और वो युआन में पेमेंट्स ले रहे हैं इन मिलियन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो वो भी आज इसी के पास ही जा रही है। और इसका दूसरा एक और ये चीज़ है कि वो कहते हैं कि जी रिजीम चेंज कर दिया, आपने 70-80 साल के बुज़ुर्ग को शहीद कर दिया, और उसके बदले में उसी की लीनियत से उसी का बेटा लाके, जो कि फ्रेश क़यादत है उसी माइंडसेट की, और लोग ये कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा हार्ड लाइन वो आपने लाके बिठवा दी। तो
क़यादत से लेके और वहाँ के ऑयल की इकॉनमी तक सब कुछ तो मजबूत से मजबूत कर दी अमेरिका ने, तो फिर वो क्या तबाह कर रहे हैं वहाँ पे? अगर तो उनका इसी इसी चीज़ को वो रेजीम चेंज कहते हैं कि उन्होंने एक बुजुर्ग क़यादत की जगह नौजवान क़यादत वहाँ पे ला खड़ी की है, तो मैं समझता हूँ अगर इस पर वो खुश हैं तो उन्हें खुश होने दीजिए, इस पर किसी को दुनिया को क्या एतराज़ हो सकता है। अगर वो इस वक़्त जो पासदाराने जो ईरान के सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को समझते हों, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि ईरान के अंदर जो है सुप्रीम लीडर जो उसका कौल फ़ैसल है, वही एक पॉलिसी मेकिंग इदारा है और उसी का फ़ॉरेन पॉलिसी पर और उसी पर जो मुल्क की मुसल्लह अफ़वाज और पासदाराने इनकलाब पर मुकम्मल कंट्रोल होता है। राइट। इन्होंने पिछले दिनों एक ड्रामा ये रचाया कि जी 8 टैंकर जो हैं जो मुबैना तौर पे जी पाकिस्तान परचम बरदार थे, वो अमेरिका के लिए तेल लेकर जो वहाँ से निकले हैं और वो हमने एक टेस्ट किया है कि इस वक़्त वाया रेजीम जो मौजूद है उसका कंट्रोल है कि नहीं है। तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि सदर पेज़ेश्कियान के हुक्म से वो हुकूमत नहीं चलती है। अगर वहाँ पे कोई कमांड देता है, तो वो पासदारान जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल वो कमांड जी। पासदारान इन्कलाब को पास करती है और पासदारान इन्कलाब आगे अपने जो भी रेलेवेंट कमांडर हैं, चाहे नेवी के हैं, आबनाए हुर्मुज़ के कंट्रोल करने वाले हैं, उनको देते हैं, फिर जाके आपकी वो ट्रैफ़िक कंट्रोल होती है। और इस वक़्त भी जिस जज़ीरे को वो ताराज करने की बातें करते हैं, करज जज़ीरा जो है, वो बुनियादी तौर पे इस वक़्त टोटल वहाँ पे मिलिट्री इंस्टॉलेशन है और वो सारे जी। का सारा पासदारान इन्कलाब के कंट्रोल में है। और उस वक़्त वहाँ 20,000 लोग बसते भी हैं और वहाँ पे जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, यानी वो इनके लिए एक ऐसा यानी दलदल साबित होगा कि जिससे सिवाय बॉडी बैग्स के और कोई फ़ायदा अमेरिका को नहीं पहुँचेगा। अगर अमेरिका राइट। इसके लिए तैयार है तो अपनी क़यादा फ़ौज अपने जो एयरबोर्न यूनिट्स हैं वो वहाँ उतार के देख ले, उन्हें आटे-दाल का भाव मालूम हो जाएगा। राइट। क्योंकि अमेरिका आदी है सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी एयर सुपीरियॉरिटी जो है, उसके नतीजे में इस तरह की जंगें लड़ने का। लेकिन उसके नतीजे में ज़मीन पर कभी तब्दीली उस वक़्त तक नहीं आती जब तक आप बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं। इराक की मिसाल आपके सामने है, अफ़गानिस्तान की इन दोनों जगहों पे जो आपका हाल हुआ वो भी आपके सामने है। दुनिया को मालूम है कि इराक के अंदर आपने महंगी तरीन जमहूरियत नाफ़ज़ करने की कोशिश की, आज वहाँ पे उसी नौइयत आप उसमें नाकाम हैं। अफ़गानिस्तान राइट। में आपने बड़ा वहाँ पे लोगों को इमेंसिपेट करने के नारे लगाए, आज वो एक हकीकी मानों में यानी इंतहा पसंद आप कह लीजिए जो तालिबान है उनके कंट्रोल में है, जो ना सिर्फ़ अमेरिका के लिए उनके उस अज़ाइम के लिए बल्कि आज जी, वो जी। अपने हमसाया मुल्कों के लिए पाकिस्तान के लिए जो है वो ख़तरा बने हुए हैं और राइट। पाकिस्तान को भी एक लिहाज से टफ़ टाइम दे रहे हैं। जी। तो ये इनकी अचीवमेंट है और अपने खिताब में उन्होंने जो बड़ा वियतनाम से लेके इराक और उनकी जो टाइमलाइन गिनवाई है कि कौन सी जंग कितनी देर रही है, तो मैंने तो 32 दिन में मार्का कर लिया है। मार्का तो जब ये जंग के बादल छटेंगे और ज़मीन पे गर्द बैठेगी, फिर मालूम होगा कि किसने क्या कितनी अचीव देर किया? में क्या तबाही फैलाई है और क्या अचीव किया है। राइट। बिलख़ुसूस जो अमरीकियों के लिए इस वक़्त इन्होंने दुनिया को गैर महफ़ूज़ बनाया है कि आप देखिए कि इस वक़्त अमरीकी उनकी बेसेस में महफ़ूज़ नहीं है। वो दुबई और यूएई में वहाँ पे होटलों के अंदर इस वक़्त पनाह लेने पे मजबूर हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से पूरी दुनिया से ट्रैवल एडवाइज़री जारी करके उनको वहाँ से इनख़ला करवाया गया है। आने वाले दिनों में क्या वो ईरानियों के या इस नौइयत के जो इंतहा पसंद जो मुख़्तलिफ़ मलेशिया पैदा होंगी, उनके रद्द-ए-अमल से बचा सकेंगे? राइट। आज राइट। देख लीजिए कि उन्हीं की तैयार करदा मलेशिया जो है लेबनान के अंदर आज फिर इसराइल पर हमलावर है। उनके ही तैयार करदा हूसी जो हैं, वो आज भी इसराइल पर रॉकेट और मिसाइल दाग रहे हैं। तो अमेरिका ने तो अपने दुश्मनों में इज़ाफ़ा किया अपनी इन पॉलिसियों के नतीजे में, अपने अवाम के लिए खैर कभी भी बरामद नहीं की। राइट। मंसूर साहब ज़रा यूएस के एलाइज़ के बारे में बात कर लें। आपको याद होगा जब ईरान जंग शुरू हुई थी और इससे भी पहले जब प्रोटेस्ट हो रहे थे, तो ना सिर्फ यूके, फ्रांस बल्कि दीगर यूरोपियन मुल्कों ने भी साथ दिया था यूएस का इस बात के लिए कि जी रिजीम चेंज हो जानी चाहिए, ये जो एहतजाज हो रहे हैं, लोगों को उनके राइट्स देने चाहिए, विमेन राइट्स देने चाहिए, वरना रिजीम को चेंज होना चाहिए, नए इलेक्शन होने चाहिए। ये बातें यूरोप ने भी खुद की थी। पास दराने इनकलाब को उन्होंने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी हमने देखा उनकी जानिब से ठहरा दिया गया था। आज उसी एलाई को इज्जत बख्शने के लिए यूएस तैयार नहीं है। आप क्या समझते हैं, हर वॉर में यूएस के साथ यूरोप खड़ा हो जाता है, लेकिन बाद में उनको मुंह की खानी पड़ती है, उनके लिए रिस्पेक्ट भी खत्म होती है और उनको मुश्किलात भी होते हैं। टोनी ब्लेयर बाद में इकरार करते रहे कि उनसे कितनी गलतियां हो गई व्हेन इट कम्स टू इराक वॉर। व्हाट डू यू थिंक, ये जो इंसिडेंट है दिस टाइम हुर्मुज़ वाला कि जी आप अपना तेल निकलवाना चाहते हैं, जाके खुद अपनी शिप्स भेजें, जो करना करें, हमारा तो ऑयल वहाँ पे मौजूद नहीं है, ये कितना बड़ा धचका है उनके एलाइज के साथ उनके रिलेशन पर, एंड व्हेन एक्चुअली यूरोप विल स्टॉप ट्रस्टिंग यूएस?
देखिए जी, ख़ास तौर पे जो उन्होंने अभी अपने इस खिताब से पहले जो ऐलानात ख़ास तौर पे एक माहौल बनाया था कि जिस तरीके से वो धमकियाँ दे रहे थे कि वो नेटो से बाहर निकल जाएँगे, क्योंकि नेटो ने उन्हें बड़ा डिच किया है। तो उन्हें ये मालूम नहीं है कि नेटो का जो असल एजेंडा है वो बुनियादी तौर वी वुड लाइक टू कनेक्ट यू वन मोर टाइम। आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई है एंड डेफिनेटली नेटो वाली बात आप बिल्कुल ठीक कि वो ये चाह रहे थे किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को उनको इस वॉर में जो है वो नेटो की सपोर्ट मिल सके, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। नेटो भी समझ गया है कि उसको इस जंग का हिस्सा नहीं बनना है, क्योंकि जितना नुकसान हमने देखा है यूरोपियन कंट्रीज़ ऑलरेडी उठा चुके हैं। नेटो इससे पहले इराक वॉर में और अफगानिस्तान वॉर में हिस्सा डालकर जितना नुकसान उठा रहा है, वो एक दफ़ा फिर से यूएस की बात मान के उस गलती को दोहराना नहीं चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन अब इसमें आज ट्रंप कुछ कहते हैं, कल कुछ कहते हैं। इनफैक्ट नेटो भी आज कुछ कहता है, कल कुछ और कहता है। सो अब इन पे तो तकिया नहीं कर सकते, लेकिन तकिया करना चाहिए अपने रीजनल कंट्रीज़ पे। और वी वुड हैव लव टू टॉक मोर अबाउट द रीजनल कंट्रीज़ का जो इशू इस वक्त चल रहा है। बट हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद शॉर्टली दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। और शुरू में हमने आपसे कहा था, जब शो का आगाज़ किया था, कि भाई सुबह उठते ही सबको बड़ा अच्छा लगा होगा, मौसम भी अच्छा है और बारिश भी है। वेल, कराची में और कॉफ़ी भी है। हाँ, कॉफ़ी भी अच्छी वाली आज हमें मिल गई है, तो हम बड़े खुश हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जब हम घर से निकले थे तब उतनी बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन अब हर जगह से रिपोर्ट यही आ रही है कि ठंडी हवा के साथ बारिश भी हो रही है, मौसम अच्छा हो गया है। और अब जानना ये है कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बारिश हो रही है। वेल, ये बारिश सिर्फ आज के लिए नहीं है, बताया यही जा रहा है दैट इट इज़ गोइंग टू कंटिन्यू अंटिल 4th of April एनीवेज। ओके, आपने कहा कि जानना है, किससे जानना चाहेंगी आप? चलें आप बताएं, आप बता दें। आपसे जान सकती हूँ मैं, वैसे तो आपसे भी जान सकती हूँ मैं। आप मुझसे जान सकती हैं? या ऑफ कोर्स। सो ओके, हमारे साथ 7 गुज्जर मौजूद हैं, लेकिन जब तक 7 बताएंगे तब तक मैं जा रहा हूँ ऊपर। ओह रियली? मैं जा रहा हूँ ऊपर। ठीक मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त हम जहाँ चलिए। बैठे हैं वहाँ पे बारिश का सिलसिला है। पहले 7 गुज्जर है भाई, 7 बताइए क्या सिचुएशन है बारिश की। मैं निकल रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल। कराची का मौसम खुशगवार हो गया है। रात गए शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, बूंदाबांदी और रिमझिम देखी गई। बिल्कुल इसी तरीके से आज सुबह सवेरे से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हल्की बारिश हो रही है। जैसे इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, सदर के इलाके में, यहाँ पर भी जो है वो बारिश हो रही है। शहर का जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो तकरीबन 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड चल रहा है, जबकि 10 से 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से शहर में ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। कराची का मौसम तो खुशगवार सा हो गया है और हर तरफ जो है वो हरियाली ही हरियाली नज़र आ रही है। लेकिन महकमा मौसमियात ने जो है वो अलर्ट भी जारी किया है कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है मुतवक्के है कि जी ज़ालाबारी भी हो सकती है और तेज़ बारिश की भी जो है पेशगोई की गई है। रात गए तक कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं पर हल्की और कहीं पर तेज़ बारिश की जो है वो पेशगोई की जा रही है। जबकि जो नशीबी इलाके हैं वहाँ पर पानी भी जो है वो जमा होने के जो है वो खदशा है कि वहाँ पर पानी भी जमा हो सकता है। जबकि साथ ही साथ जो शहरी इंतजामिया है उन्होंने भी जो शहरियों से जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की रिक्वेस्ट भी की है। शहर का मौसम इस वक्त जो है वो खुशगवार तो हो गया है, लेकिन जो यहाँ के शहरी हैं कराची के, वो बेहद जो है वो इस हवाले से थोड़ा सा परेशान भी हैं कि अगर बारिश थोड़ी ज़्यादा हो जाती है तो उस हवाले से कई ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सुबह सवेरे जब हम देख रहे हैं कि कराची का जो इस वक्त का मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो खूबसूरत है मौसम है इसका कराची का। और मनाजिर जो है वो आप देख सकते हैं कि आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर भी नजर आ रहे होंगे, आपको दरख्त जो है वो हरे भरे नजर आ रहे होंगे और हल्की हल्की रिमझिम ने जो है कराची का मौसम ठंडा और खुशगवार कर दिया है। इस वक्त जो शहर का मौजूदा जो दर्जा हरारत है वो 22 से 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। कराची क्या कि जिन्होंने बारिश होने से पहले ये फिक्र ना की, परेशान ना हुए कि बारिश के बाद क्या होगा और बारिश के दौरान क्या होगा। वेल, आई होप कि फैसल को इतना वक्त मिल गया है कि वो भागम भाग अब हमारी जो रूफ टॉप है वहाँ पर पहुँच गए होंगे और वहाँ से हमें नज़ारे दिखाएं कि इस वक्त शहर कैसा लग रहा है। सो फैसल, ओवर टू यू, यू आर क्वाइट ऑन अ हाइट। अब बताएं कैसा लग रहा है कराची शहर इन द रेन। भाई सादिया, परेशान नहीं होइएगा, घबराइएगा नहीं। अब मैं आपको अकेला छोड़ कर आ गया हूँ तो आप नहीं है, हमने शहर कराची के तौर पे आज के दिन से डरना है या नहीं वो तो आगे चल के बताएगा, लेकिन अभी हमने होना है महसूस, क्योंकि शहर कराची में बारिश शुरू हो गई है और मैंने अच्छा मौका जाना कि थोड़ा सा मैं ब्रीदर ले लूँ और थोड़ा सा यहाँ पे एंजॉय कर लूँ। तो इस वक्त हल्की बूंदाबांदी से पहले इतनी बारिश तो हो ही गई है कि इस वक्त मेरे इर्द गिर्द पानी जो है वो मुझे खड़ा दिखाई दे रहा है ऑन द रूफ टॉप। और मेरे अकब में इट्स द ब्यूटीफुल कराची का शहर, और कराची में आज बारिश की तवक्को है। इसी वजह से गुज़िश्ता रात ही मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने जो तमाम तर अमला था उसकी छुट्टियाँ मंसूख कर दी थी, सबको हाई अलर्ट पर
रहने का कह दिया गया था और निकासी आप के बेहतर इंतजाम के पेश नज़र गुज़िश्ता दिन ही जो नदी नाले थे, ख़ासतौर पर जो बरसाती नाले थे, उनकी सफाई का अमल शुरू हो चुका था। वो कितना कारगर रहा ये तो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन इस वक्त शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में, क्योंकि शहर कराची है ही इतना बड़ा, एक कोने से जो है बारिश की शहादतें मौसूल नहीं हुई है, लेकिन इस कोने में यानी कि ज़िला कोरंगी है, वहाँ पे बारिश हो रही है। इसके अलावा वस्ती से खबरें आई हैं, ज़िला वस्ती से एंड ज़िला शर्की से, जिसमें गुलशन इकबाल और गुलस्तान जवाहर, वहाँ भी हल्की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये वो तेज़ बारिशों का वक्त नहीं बताया गया, क्योंकि अभी इफ यू कैन हेयर मी और नॉट, बट तेज़ हवाएं इस वक्त चल रही हैं और एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि एज सून एज के ये तेज़ हवाएं हल्की सी भी बंद होती हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही। तो सादिया, थोड़ा सा मुझे और एंजॉय करने दें, आप थोड़ी सी मौसम की अपडेट या और शो की अपडेट्स और दें, मैं थोड़ा मौसम को और एंजॉय कर लेता हूँ और आप एंजॉय करें मेरे पीछे कराची की वो सी लाइन जहाँ पे बारिश हो रही है बड़े मजे की। Well, Faisal, I'm giving you a chance to enjoy a little more because we are taking a break. Break से वापस आते हैं तो मज़ीद बात करते हैं इसके बाद। Welcome back again and Faisal is so excited and so busy. बारिश को अभी तक झाड़ रहे हैं अपनी जैकेट से. He cannot get over. हाँ, actually आपको अपने बालों को भी थोड़ा सा ऐसे मैं करना बालों को चाहिए. झड़वा के आ गया। ये मुझे आपके बाल हर रुख में उड़ रहे थे and I was enjoying your hair were enjoying the rain anyways. तो आपको ऊपर जाके बहुत अच्छा लगा होगा, बट आई हैव वन फीलिंग इन माई माइंड कि ये बेमौसमी बारिश किस तरह से हमारे मुल्क में मुख्तलिफ एरियाज को अफेक्ट करें. नॉट ओनली बेमौसमी बारिश, ये जो क्लाइमेट चेंज है वो अब क्योंकि ज़राअत पाकिस्तान की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन यही एग्रीकल्चरल सेक्टर अब क्लाइमेट चेंज के शदीद दबाव में है. अब दर्ज हरारत बढ़ जाता है, कभी पानी की कमी हो जाती है और कभी बहुत गैर मुतवक्के बारिशें हो जाती हैं. फसलों के निज़ाम को बुरी तरह ये मुतासर कर रही है और माहिरीन ख़बरदार कर रहे हैं कि अगर एक सूरत हाल बरकरार रही तो आने वाले वर्षों में गंदम, चावल, कपास जैसी अहम फसलों की पैदावार में नुमायाँ कमी हो सकती है. बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एनवायरमेंटलिस्ट मरियम शबीर साहबा. मरियम साहबा, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए. सो आई रिमेंबर दिस डिस्कशन हैविंग विथ यू कि, और वो बहुत थोड़े वक्त के लिए हुई थी, जस्ट गोइंग टू द क्लोज ऑफ द सेशन, और हमने ये वादा किया था आपसे कि वी विल बी डिस्कसिंग ऑन इट. सो हियर यू गो. पाकिस्तान का मौसम और उसके हवाले से रबी और ख़रीफ की क्रॉप्स, क्या वक्त आ गया है कि हम ये जो मौसमी तब्दीलियां हैं इनसे नबरदाज़मा होने के लिए अपनी जो सोइंग है, रीपिंग है, उसको चेंज करें? जी, देखिए वक्त तो बहुत पहले से हमें ये बता रहा है, जो क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो है वो काफ़ी चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है, काफ़ी चीज़ें अडेप्ट करने की ज़रूरत है और काफ़ी चीज़ों को मिटिगेट करने की ज़रूरत है. और ये कोई आज से नहीं है, कई सालों से है. कोई ओवर अ डेकेड हमें ये अलार्मिंग सिचुएशंस मिल रही हैं. और जो एनडीएमए की जो मॉनसून की आउटलुक है, अगर वो देखें तो अभी आप जब खुश हो रहे थे तो आपकी जो को होस्ट है उनके साथ साथ मुझे भी थोड़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है. ये जो इस वक्त आपको इतना खुशगवार मौसम अप्रैल में देखने को मिल रहा है. अभी ये देखें कि जैसे ही मिड अप्रैल से ऑनवर्ड्स आप आगे मूव करेंगे तो जो आउटलुक इस वक्त आपकी क्लाइमेट चेंज की बन रही है आगे आने के लिए, वो उसमें आपकी हीट वेव्स जो है वो स्टार्ट होने जा रही हैं अभी. और उसके बाद जो है दिन और रात के टेम्परेचर्स इवन नॉर्दर्न एरियाज में भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से. और जो आपके पैसिफिक ओशन होते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ाव की वजह से उसका जो दर्जा हरारत बढ़ता है वो पूरे साउथ एशिया पे भी उसका इम्पैक्ट होता है. तो अब उससे होता क्या है कि अगर आपके रात को भी टेम्परेचर नॉर्दर्न एरियाज में भी हाई होंगे तो इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेटेड जो ग्लेशियर्स की मेल्टिंग है वो होगी. और एक्सेलरेटेड मेल्टिंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज के लोग इम्पैक्ट होंगे, उसका इम्पैक्ट आपको पता है कि वो इंडस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है थ्रू आउट पाकिस्तान, वो आपको देखने को मिलता है. इसी तरह आप ये देखें कि हीट वेव्स ये स्टार्ट हो रही है, उसके साथ साथ सिर्फ एक फिनोमेना नहीं होने जा रहा है गर्मी में. हीट वेव्स के साथ साथ आप फिर जो है वो मई एंड की तरफ जब आप जाएंगे तो आपका ऐड हो जाएगा फॉरेस्ट फायर्स, क्योंकि टेम्परेचर आपका जब बढ़ता है तो जंगलों में खुद ब खुद आग लगनी स्टार्ट नहीं होती. कुछ इलाकों में आपकी वेट बल्ब लाइक जो कंडीशन होती है वो भी आपकी शामिल हो जाएगी. इसमें ये है कि हवा में मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा हो जाता है और दर्जा हरारत बढ़ जाता है. तो जो इंसानी
बॉडी है उसका सांस लेना मुहाल हो जाता है, सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है, वो कंडीशंस भी आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ जब जून के टुवर्ड्स एंड अप जा रहे होंगे तो ऐड हो जाएगा उसमें साइक्लोन भी पाकिस्तान के कुछ इलाकों में। राइट। उसके बाद जो है वो आपके जुलाई की तरफ जब आप मूव करेंगे तो फिर आपके जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं उसमें जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो आपकी एक्सेलरेट होनी शुरू हो जाएगी अलार्मिंग रेट से। और उसके बाद फिर आपके साथ लैंडस्लाइड्स, अगस्त में फिर फ्लडिंग आपकी, या ये हमने सारे आपके लास्ट ईयर भी सितंबर मरियम तक बहुत अर्ली ऐड। मॉनसून अपने अपर एरियाज में देखा था, राइट, एंड वी वर वरिड जब उस वक्त बात की जा रही थी कि इस बार 20% 26% ज़्यादा सैलाब आ सकते हैं। माई क्वेश्चन इज़, हम ज़रा फूड सिक्योरिटी पे फोकस करना चाह रहे हैं, क्या हम रियली अडेप्ट कर सकते हैं? हम बहुत ज़्यादा चावल पर, हम बहुत ज़्यादा गंदम पर डिपेंड कर रहे होते हैं। पिछले साल ये कहा गया था कि गंदम अफेक्ट हो सकता है लेकिन चावल अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि चावल की फसल को वैसे ही पानी चाहिए होता है। लेकिन फिर हमने ये भी देखा कि एक बारिश के बाद अगली फसल के लिए हमारी ज़मीन तैयार ही नहीं थी। ठीक है, आपको पानी चाहिए बट तैयार ही नहीं थी। तो ये जो अडेप्टेबिलिटी की हम बात करते हैं, ये अडेप्टेबिलिटी जितना अनप्रिडिक्टेबल वेदर होता जा रहा है, क्या हमारा फार्मर जो है उस अडेप्टेबिलिटी को अपना भी सकता है या नहीं अपना सकता? जी देखिए, जो हमारे फार्मर्स हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं कुछ आपके जो मॉडर्न फार्मर्स हैं वो तो आपको जैसे ही मोटरवेज पे आप लाहौर की तरफ भी ट्रैवल अभी कभी आपने किया हो तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी स्कीम्स में आपको नज़र आती हैं, ड्रिप इरिगेशन और इसके अलावा और भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बचाव के लिए जो है वो मौसमियाती तब्दीलियों से उसके लिए उसमें इंकॉर्पोरेट कर रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ा चंक आपका फार्मर्स का ऐसा है जी, जो अडेप्ट तो कर सकते हैं लेकिन उनके पास गाइडेंस उस तरह से नहीं है। सही जो है। हमारी एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, वो जो लेटेस्ट रिसर्च है उसको इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश तो कर रहे हैं। लेकिन ये कोशिशें लार्जर स्केल पे होंगी तो ही आपका डिफरेंस आएगा। आप देखें कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो बहुत ज़्यादा हीट आपकी पड़ रही है तो उसमें हीट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं। कुछ आपकी क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो स्मॉल फार्मर्स खास तौर पे होते हैं जो आपके गंदम, चावल या इन फसलों पर डिपेंडेंट होते हैं। तो हर साल जब सैलाब से ये आपके मुतासिर होते हैं और ना सिर्फ सैलाब बल्कि आप ये देखेंगे बाहर के मौसम में हेल स्टॉर्म का भी जी फोरकास्ट जो है वो रहा है। तो उससे भी आपके जो फलदार दरख्त हैं उनकी कोंपलें पहले ही जो यालाबारी है उससे गिर जाती हैं। तो वो नुकसान भी अपनी जगह होता है। तो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मिसाल के तौर पर सिर्फ मैं एक टमाटर की आपको मिसाल दूँ जी तो जी, उसमें ये होता है कि आप जो है वो हाइड्रोपोनिक एक टेक्निक होती है जिसमें आप यस पानी के अंदर यस उसको पा सकते हैं। वो ऊंचाई पे आप बॉटल्स के अंदर भी रख के कर सकते हैं। वो आप कई तरीके उसमें अपना सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको जो है वो पूरा शो आपका इसी में निकल जाएगा अगर मैं डिस्कस करना शुरू करूँ कि साइंटिफिक क्या क्या इनोवेशन हो चुकी हैं। तो आप किसानों को डेफिनेटली इससे नुकसान तो पहुंचता है क्योंकि एक तो आपका वेदर शिफ्ट हो गया हुआ है। ये बात तो राइट। आपके शो में भी कर चुकी हाँ हूँ मैं बट वी हैव कि जो टू फसलें we have to deal with it. काटने में बहुत Okay, दिक्कत है। just one last thing, Mariam, and that is कि मिटिगेशन यानी कि मौसम की शक्तियों से लड़ाई का वक्त मेरे ख्याल से गुजर गया। नाउ इट्स अडेप्टेशन, यानी कि जो मौसम की खराबी है उसके साथ अपने आप को नत्थी करना है। सो हम कहाँ तक पहुँचे हैं एज अ नेशन, मतलब कि बाहर के ममालिक जो है वो ऐसे सीड्स बना रहे हैं जो सेम और थोर ज़्यादा ज़मीन को काश्त करके और वहाँ से जो है उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। वेयर आर वी यू नो एज एन एग्रीकल्चरल नेशन एंड एज गवर्नमेंट पॉलिसी मेकर्स कि हम इस चीज़ की तरफ देखें या हम देख भी नहीं रहे अभी? नहीं, बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ हद तक जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशंस हैं वो फार्मर्स के साथ मिलकर काम कर रही हैं और सही जो है। आपके मॉडर्न और पढ़े लिखे फार्मर्स हैं वो इन अडेप्टेबिलिटी पे काम कर रहे हैं। वो चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन मसला आपका जो है जो स्मॉल फार्मर्स हैं जो बहुत बड़ा चंक है उनका है। उनको जो है वो डेफिनेटली आप उनको एजुकेट करें, उनको ऑन बोर्ड दें, उनको बताएं कि किस तरह से जो क्लाइमेट चेंज है वो आपकी क्रॉप्स को मुतासर कर रहा है। और बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग ये जो टेक्निकल टर्म्स हैं हमारे फार्मर्स को शायद वो पता ना हो लेकिन उनको भी मालूम है। उन्हें जिंदगी अपनी गुजारी होती है कि किस तरह से उनकी फसलें जो है वो मुतासिर हो रही हैं। तो दुनिया राइट डायरेक्शन में जब मूव कर रही है तो पाकिस्तान भी साथ ही साथ किसी हद तक कर रहा है। हाँ, हमारे रिसोर्सेज जो हैं हर दफ़ा जो हमारी इकोनॉमी तबाह होती है, हमारे ये जो क्लाइमेट डिजास्टर्स हैं उनकी वजह जी, से वो हर दफ़ा सफ़र होती है।
हमारे थोड़े प्रॉब्लम्स रहते हैं, लेकिन हम भी दुनिया से उस तरह से पीछे नहीं हैं। और दूसरी बात ये है कि हमारी जो कन्वेंशनल क्रॉप्स हैं जिनके ऊपर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जैसे चावल, गंदम, मक्की, ये खास तौर सही। पर ऐसी क्रॉप्स हैं जिस पे मेरा ख्याल है कि हम या आप में से कोई भी गिव अप ऑल नहीं राइट करना मरियम, चाहेगा। हमें बिल्कुल ठीक है, आपकी आपकी बात हम तक पहुंची। वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम, बट थैंक यू सो मच। और आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, ऐसा टॉपिक है कि यू कीप ऑन टॉकिंग और ये खत्म नहीं होगा। बट हमें लेनी है एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे इससे। वेलकम बैक अगेन। और बारिश की बातें भी हो गई, फूड सिक्योरिटी की बातें भी हो गई, तो जो अभी एक इवेंट एक चल और रहा बरसात है, की बात करेंगे। हाँ एक और रन्स- इवेंट चल रहा है रन्स की जिसमें बरसात। कल रन्स की, छक्कों की और चौकों की बारिश हुई है। PSL 11 का कल का जो मैच था, हैदराबाद ने क्या शानदार शानदार बैट किया और हम सब की उम्मीदें बढ़ाई। लेकिन फिर उसके बाद लगा मुल्तान सुल्तान को कि 225 रन को हमने करना है चेज, और वो ऐसे ही हो सकता है कि जितनी अच्छी बैटिंग हमने की है, हैदराबाद ने की है, उससे ज़्यादा बैटिंग हम अच्छी करके दिखाएं। एंड दैट इज़ व्हाट हैपेंड। कल बहुत अच्छे अच्छे बैटर्स हमें देखने मिले, अच्छा उनका कलर नज़र आया विद द बैट, और पिच भी बहुत साजगार रही फॉर द बैटर्स। कल बहुत अच्छा माज ने बैट किया, शर्जील ने बहुत अच्छा बैट किया, कल स्मिथ ने बहुत अच्छा बैट किया, और क्या ही बात है साजिदा फरहान की, उनकी सेंचुरी वॉज फिनोमिनल, और ऐसा लग रहा था कि वो अनस्टॉपेबल है कल के लिए। शानदार 106 रन उनकी जानिब से। एब्सोल्युटली। और साहबजादा फरहान मतलब कि आउटस्टैंडिंग भाई। अब 9 सेंचुरीज जो हैं वो बना चुके हैं साहबजादा फरहान, जिसमें अब ज़बरदस्त कल की सेंचुरी, वर्ल्ड कप से एक अच्छी फॉर्म लगी हुई है साहबजादा की, और उसको अब कैरी कर रहे हैं। बट यू शुड नॉट फॉरगेट स्मिथ की कंट्रीब्यूशन। स्मिथ की कंट्रीब्यूशन बड़ी ज़बरदस्त रही। देन लोअर डाउन द ऑर्डर फिर अरफात मिन्हास ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग्स खेली, और जिन्होंने अब आईब्रोज रेस कर दिए हैं और क्वेश्चंस जो हैं वो रेस कर दिए हैं कि क्या अब ये नवाज एंड शादाब्स एंड एवरीवन, वेल इट्स टू अर्ली। और नाकदीन ये भी कहते हैं कि भाई आप डोमेस्टिक से क्यों नहीं लाते, आप PSL आपका बेंचमार्क नहीं होना चाहिए। लेकिन बॉस जो दिखता है वो बिकता है, और इस वक्त बिक रही है ज़बरदस्त मुल्तान सुल्तान की टीम्स, जिन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग कल परफॉर्मेंस दी है। एब्सोल्युटली। सैयद हैदर अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट। हैदर भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए, और गुड मॉर्निंग। कल का मैच आई एम श्योर आपने बहुत एंजॉय किया होगा, और एक मौके पर जब तक बैट कर रही थी हैदराबाद की टीम, हमें लग रहा था कि चलो भाई आज तो खाता खोल ही लेंगे, मैच जीत जाएंगे। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने ऐसे नहीं होने दिया, बल्कि यूं कहे कि लबुशेन ने खुद अपनी टीम के लिए नहीं होने दिया। बिल्कुल, कल हैदराबाद ने मेहनत तो बहुत की और स्कोर भी अच्छा किया था। लेकिन सिर्फ एक इनिंग में बैटिंग करने से आपका मैच नहीं बनता है, बल्कि आपको बॉलिंग और फील्डिंग भी अच्छी करनी पड़ती है। ओ फील्डिंग और वहाँ पे हैदराबाद मात खा गई। लेकिन सारा क्रेडिट, जैसा कि अभी कहा आपने, फरहान को जाता है। साहबजादा फरहान बड़ी अच्छी बैटिंग की, बहुत ही क्लासिकल बैटिंग की कल उन्होंने। कल उनके शॉट्स में कोई ऐसे कोई स्लैग शॉट नज़र नहीं आया, स्लॉग बल्कि नजर नहीं आया। ज़्यादातर उन्होंने जो है वो जाके सामने आकर खेले, क्रॉस बैट से कम खेले, तो बड़ी अच्छी बैटिंग की। दूसरी बात ये है कि पिच जो है बिल्कुल बैटिंग विकेट है इस वक्त लाहौर फजावी स्टेडियम की, तो वहाँ पे बड़े-बड़े स्कोर को इस वक्त डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है। और फिर शाम में शायद हो सकता है कुछ ड्यू फैक्टर भी है, जिसकी वजह से बॉलिंग करने में भी, वैसे भी हैदराबाद बॉलिंग, हमने पहले भी कहा, पहले एक और जगह मैंने कहा था कि हैदराबाद की बॉलिंग बहुत कमज़ोर है। उनके पास कुछ 1-2 ऐसे बॉलर होने चाहिए थे जो सही वक्त पे स्ट्राइक कर सकें, वो उनके पास नहीं है। लाबुशेन को खुद बॉलिंग करनी पड़ती है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉलिंग में काफ़ी जो है वो फ्लॉज़ हैं, और वही चीज़ जो है दूसरी टीम की बैटिंग को जो है फ़ायदा मिल जाता है, और वही हुआ कल। जो है साइम अय्यूब भी अच्छी बॉलिंग नहीं कर पाए, जो पाकिस्तान टीम के मैन स्ट्राइकिंग बॉलर हैं, वो भी नाकाम रहे, दूसरे बॉलर्स भी नाकाम रहे। तो बैटिंग करना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन बॉलिंग करना बड़ा मुश्किल है। तो कल 200 प्लस रन्स भी जो है वो हैदराबाद के लिए बहुत कम रहे। हैदर भाई, आपको नहीं लगता ऐसा कि मतलब कि पर्पल पैच होता है ना एक प्लेयर का, और साइम का एक पर्पल पैच था विद बॉलिंग, ठीक है, वो आए, वो क्लिक कर गए, क्योंकि वो एक पार्ट टाइम बॉलर थे, दुनिया ने उनको इतना देखा नहीं था, और वो क्लिक कर गए। अच्छा, लेकिन एक ना एक वक्त ऐसा आना था कि उनको अगली टीम ने पढ़ के आना था। एक ना एक वक्त ऐसा भी आना था कि सीधी विकटें होनी थी T20 में, यूँ आपको रन्स देखने, सीधी विकटों पे साइम अय्यूब सिर्फ अगर फिंगर से अपना बॉल बाहर और बॉल अंदर निकालते रहेंगे, ही इज़ नॉट एन अबरार, या ही इज़ नॉट हैं उस्मान तारिक। तो हुआ यही, और यही हुआ। वो मेरे ख्याल से उनको रीड करना शुरू कर दिया है। तो बैटिंग से तो साइम गए ही गए,
नाउ बॉलिंग करके भी आप नहीं रह पाएंगे टीम में, इन द नेशनल टीम, बिकॉज आपसे नहीं हो रही बॉलिंग बॉस। तो ओवरऑल प्लेयर बर्बाद कर दिया हमने। बिल्कुल देखें, बिल्कुल सही बात की आपने कि वो अपनी बॉलिंग के सहारे खेल रहे थे, बल्कि हमने कई मर्तबा सुना कि कोचेस ने यही कहा कि उनकी बॉलिंग तो है ना जिसकी हमें ज़रूरत है। लेकिन जब आप एक बॉलर भी अच्छे नहीं है या बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है अब आपकी जगह मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम राइट। में। और अच्छे कुछ प्लेयर्स हैं, माज़ सदाकत ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है। फिर उसके बाद फरहान तो हैं ही रेगुलर। तो इस वक़्त मुकाबला भी सख्त है और बात सिर्फ ये नहीं है कि आपका मुकाबला पाकिस्तान टीम के लिए सख्त है। एक्चुअली आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बड़ी अहम चीज़ है। राइट। अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस पे रहेंगे तो आप आगे भी अपने दूसरे जो जहाँ पे जगह बनती है वो भी आप खो देंगे। तो काफ़ी मुश्किल हो गया अब इनके लिए, साइम अय्यूब के लिए कि वो अपने आप को, वो जो उनकी एक हाइप बनी हुई थी, जो उनका एक नाम बना हुआ था, हव्वा बना हुआ था, लेकिन वो जो लेकिन है हैदर वो भाई मुझे लगता है खत्म हो फिर गया। भी ये ज्यादती होगी थोड़ी सी हैदर, इसलिए नहीं कि वो अच्छा नहीं खेल रहा है और आप इस पे बात ना करें, इसलिए कि ही स्टिल यंग। ये कहना कि बहुत टाइम ले रहा है, मुझे ऐसा लगता है ही स्टिल कैन मेक अ कमबैक, जिस तरह से हम बाबर से भी एक्सपेक्ट करते हैं, बट ही नीड्स टू डू द राइट थिंग्स फॉर दैट ना। अगर आपकी अप्रोच ही गलत है, यानी आप स्टिल कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर रहे हैं अपनी बैटिंग की तरफ, फोकसिंग के शायद आप बॉल के साथ कुछ अच्छा प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो फिर जाहिर है आप अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं आएंगे। आप इनिशियली तो बैटर ही हैं ना। 60-70 मैचों के बाद वो बैटिंग भी तो या नहीं भाई होगी ना स्टिल उनसे। यंग, आई एम नॉट सेइंग कि उसका करियर खत्म नहीं हुआ है फैसल, नहीं हुआ है फैसल, दैट्स व्हाट माय पॉइंट इज। जी हैदर भाई। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आपको जो असल काम है, देखिए हमने हमेशा ही कहा हुआ, हर एक ये कहता है कि जो आपका अपना असल काम है पहले वो करें। आपको बैटिंग, अगर आप बैट्समैन हो तो आपको एज ए बैटर जो है वो आपको परफॉर्मेंस दिखानी है और वही असल बात है। अब बॉलर्स जो हैं वो बैटर बन जाएँ और बैटर जो है बॉलर बन जाएँ, तो उससे टीम का बैलेंस खराब हो जाता है। आपको यस। रखा गया है एज ए ओपनर, तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको बैटिंग में कुछ करके दिखाना पड़ेगा, जैसे दूसरे करके दिखाना है। अब शर्जील खान है, बहुत अरसे के बाद वाह, हमें खेलते क्या हुए नजर खेला आए, अंकल। लेकिन उन्होंने कुछ ना कुछ कर दिया। और और तो ये भी ये सारी सोचें कि चीजें देखिए जो वो है, मिडिल ऑर्डर में आए, आई मीन आई एम सेइंग आपको एक लंबा ये ब्रेक लगा हो और अब जगह नहीं आपकी बन रही। टीम या आपकी जगह भी नहीं बन रही हो, और ऐसा लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि जी हैदराबाद ने सिर्फ आपको इसलिए ले लिया क्योंकि आप हैदराबाद से बिलोंग करते हैं, सॉर्ट ऑफ आपको फेवर मिली है, उसमें फिर अपने आप को प्रूव करना बड़ी बात होती है। हैदर भाई कल आज जो 2 मैचेस हैं उसके बारे में भी जरा बात कर लेते हैं। बिफोर हाँ, बिफोर हाँ, बिफोर जस्ट वन मोर थिंग, हैदर भाई, एक और चीज़ ये कि एक बार फिर हम मिडिल ऑर्डर का फुकदान अपने पास देख रहे हैं इस PSL 11 में भी, क्योंकि आप ओपनिंग स्लॉट में देख लें, शामिल हुसैन हो जाएं, उन्होंने ओपनिंग स्लॉट में परफॉर्म कर दिया है। माँ सदाकत, आई मीन 19 बॉलों पे 50 आउटस्टैंडिंग, टोटल 26 बॉलों पे 62 रन, 238 का स्ट्राइक रेट, लेकिन ओपनिंग स्लॉट में बस मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा अपना, चाहे वो नेशनल टीम हो या फिर वो हो आपका PSL। तो क्या इसकी रीज़न समझते हैं? सबको सबको ओपन खेलना है, नोबडी इज कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मिडिल ऑर्डर। नहीं देखें, ऐसा तो नहीं हो सकता है और मिडल ऑर्डर की अपनी एक ज़रूरत है, वहाँ पे उसको काम करना होता है। ऐसा लगता है कि हमारा कुछ ऐसा एक माइंड कॉन्सेप्ट बन गया है कि बैटिंग सिर्फ ओपनर्स का काम है और मिडल ऑर्डर जो है वो सिर्फ ओवर्स पूरे करने हैं। तो ये जो माइंड कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से जो है बैट्समैन जो है नहीं कर पा रहे हैं इतना अच्छा परफॉर्म जितना करना चाहिए। सही। हमेशा मिडल ऑर्डर बैकबोन होती है किसी भी टीम की, चाहे कोई सा भी फॉर्मेट, टेस्ट क्रिकेट हो या वनडे या T20। लेकिन आपको वहाँ पे अपना मिडल ऑर्डर को वहाँ पे ज़रूरी है कि आप परफॉर्म करें, अदरवाइज़ आपके ओपनर जो है वो हमेशा नहीं चल सकते हैं। तो 2-3 चीज़ें हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं, जो मैं इस वक़्त एक छोटे से प्रोग्राम में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सबसे अहम चीज़ ये है कि हम फ़ोकस नहीं हैं। ये सबसे बड़ी बात होती है कि आपको जो करना है, वो नहीं कर रहे हैं और उसी वजह से परफॉर्म नहीं हो पा रहा। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया हैदर भाई आपके वक्त के लिए। वाज वंडरफुल टू हैव यू टाइम ऑन द शो। और यकीन तौर पर आज के जो 2 मैचेस, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट इट, बट अब हम उस पर कल बात करेंगे, वो इसलिए क्योंकि आज 2 मैचेस जब हो जाएंगे तो कल इस पर बात करेंगे किसी क्रिकेटर से दोनों में क्या हुआ। वेल, मैं और फैसल ज़रूर होप कर रहे हैं कि कुछ नया थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आए। वेल, चैलेंज होगा या नहीं होगा आज के दोनों मैचेस में पता चल जाएगा, उससे पहले हमें लेनी है एक ब्रेक। विल सी यू अक्रॉस। वेलकम बैक। आज दुनिया भर में ऑटिज्म से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे हमें ये याद दिलाता है कि हर इंसान अपनी जगह मुनफरिद और कीमती है, और इस साल का पैगाम भी यही है,
ऑटिज़म और इंसानियत, हर ज़िंदगी की है अपनी अहमियत। ऑटिज़म बीमारी नहीं है, एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन कंडीशन है, है, जिसमें एब्सोल्युटली। बच्चों का सीखने, बातचीत करने और दुनिया को समझने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे माशरे में अब भी इस हवाले से आगाही की शदीद कमी है सादिया। एब्सोल्युटली, और इसी बारे में हम बात भी करेंगे आज के क्या हमने इतनी अवेयरनेस अपनी आवाम को दे दी है कि आज अगर किसी घर में ऑटिज़म से मुतासर बच्चा पैदा होता है तो कहीं उसको बच्चे की नेग्लिजेंस या कोई और वजह समझने के बजाय, बच्चे पर प्रेशर डालने के बजाय उसे एक्चुअली उसके इलाज की तरफ ले जाया जाए। डॉक्टर मारिया काज़मी हमारे साथ मौजूद हैं। आप CEO हैं ऑटिज़म केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑर्गेनाइजेशन की। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया फॉर योर टाइम। इट्स वंडरफुल टू होस्ट यू ऑन द शो। बीइंग अ पेरेंट, जब ये चीज़ सामने आती है कि जी बच्चा ऑटिस्टिक है या फिर उसमें सिम्टम्स हैं इस चीज़ के, पेरेंट तो आज का फिर वो कहता है कि नहीं, मैं इसको करूँगा, लेके आगे चलूँगा। बट वो जो इर्द गिर्द का एक माहौल बन जाता है, उससे कितना ज़्यादा एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। लोगों को ये बताने की ज़रूरत है कि आप उन पेरेंट का साथ दें, रादर देन कि उन पेरेंट पे, उस बच्चे पे अफसोस करें। बिल्कुल सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बड़ा प्रॉब्लम ऑटिज़म के अंदर जो देखा जाता है कि बच्चा लुकिंग लाइक अ नॉर्मल जी। नज़र आता है, तो सबसे पहला एक्सेप्टेंस जो होता है वो पेरेंट को करना होता है और या पेरेंट काफ़ी टाइम तक डिनाइल स्टेज पे रहते हैं, एब्सोल्युटली जिसकी बिना पर उनकी जो रिकवरी का स्टेज होता है वो अर्ली चाइल्डहुड के अंदर वो डिले हो जाता है। सही। इसकी बना पर इन्वायरमेंटल लर्निंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जो हम्म, डिसेबिलिटी का या व्हाटएवर द स्पेशल नीड्स की कैटेगरी के अंदर जो भी उनके अंदर प्रॉब्लम्स आते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं ड्यू टू द इन्वायरमेंटल लर्निंग। इन्वायरमेंट से वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर जाते हैं और पेरेंट स्टिल इस चीज़ पे इंटैक्ट रहता है, मेरा बच्चा नॉर्मल है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है और राइट। ये सिर्फ बोल नहीं पा रहा है। ज़्यादातर क्लाइंट्स जो हमारे पास आते हैं वो ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि बच्चा नॉर्मल है बिल्कुल, और बस बोलता नहीं है, 4 साल का हो सही। गया, 5 साल का हो गया। सही। सम टाइम तो पेरेंट्स अबव 5 इयर्स के बाद हमारे पास लेकर आते हैं, सही। जो अर्ली चाइल्डहुड का टाइम गुजर चुका होता है। राइट। राइट। अच्छा डॉक्टर मारिया, मुझे ये बताइएगा कि कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं आपके बच्चे में और कब आप उन्हें आइडेंटिफाई, यानी किस एज के हिस्से में आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो आपको ये वार्न करें कि इस बच्चे को ऑटिज्म हो सकता है और इसे अब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी चाइल्ड पीडियाट्रिशियंस होते हैं यानी बच्चों के जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो ये बात अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम है, लेकिन उनको ये ज़्यादातर नहीं पता होता कि ऑटिज्म की ये फीचर के साथ है। मैं सही। पेरेंट्स को मुख्तलिफ टाइम पर इंफॉर्म कर रही होती हूँ, अगर आपका बच्चा दिखने में नॉर्मल है, बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है, बट वो एक 8 मंथ्स के अंदर बैबलिंग साउंड्स और अपनी पैदा होने के कुछ घंटों के बाद भी आपकी आवाज़ यानी माँ की आवाज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा और आपको देख के स्माइल नहीं कर पा रहा या आपके साथ प्ले नहीं कर पा रहा और कुछ महीनों यानी 1 महीने 2 महीने के बाद भी अपनी नेम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा, यानी उसको आप आवाज़ दें बेबी को और जब बेबी आपको टर्न होके ना देखे तो फिर आप समझ जाएं कि कोई ना कोई रेड फ्लैग्स हैं। सही है। और वहीं से स्टार्ट करना चाहिए कि जब बच्चा अपने नेम को ओरिएंटेशन नहीं दे रहा, सेकेंडली ये कि पेरेंट की आवाज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा या रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा, यानी किसी खास चीज़ पे कॉट में लेटा हुआ बच्चा अगर गेजिंग कर रहा है और रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा तो इसका मतलब है कि वो रेड जोन के अंदर है। सेकेंडली ये कि अपनी बेसिक नीड्स की आइडेंटिफाई करने के लिए एक खास साउंड सिस्टम के ऊपर काम नहीं कर रहा तो रेड फ्लैग है उसके साथ। सही ओके। है। अच्छा, जब बच्चों की अक्सर देखिए मैंने महसूस किया है कि बच्चों की टीथिंग स्टार्ट होती है तो वो अपने सर को बैंग करने लगते हैं, उनको इरिटेशन होती है, उनके सर में दर्द होता है, उनको समझ नहीं आता कि रिस्पॉन्ड कैसे करना है। ये वो कुछ सिम्टम्स हैं जो कि समहाउ ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है उनके साथ मिक्सअप हो जाते हैं। कुछ बच्चों को शोर हैंडल नहीं होता, वो बार बार अपने कानों पर हाथ रखते हैं। अक्सर ऑटिस्टिक बच्चों में भी हम ये सिम्टम्स देखते हैं। सो हाउ डू यू डिफ्रेंशिएट एंड
कैसे पता चले कि कुछ मैंने पेरेंट्स ऐसे भी विटनेस किए हैं वेयर देयर चाइल्ड इज नॉट ऑटिस्टिक बट दे आर सो स्केयर्ड, डॉक्टर्स हैव टोल्ड देम देयर चाइल्ड इज नॉट ऑटिस्टिक बट दे आर सो वरिड कि वो अपने बच्चे को इस तरह से कंफ्यूज कर देते हैं। मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती कि सही। अननेसेसरी बच्चा हेयरिंग के ऊपर अपने हैंड्स रखेगा, अननेसेसरी। ओके। हाँ, वो सेंसरी इंडिकेशंस के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी वो हाइपो सेंसिटिविटी की तरफ भी हो सकता है और हाइपर की तरफ भी हो सकता है, सही। पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। लेकिन अगर सेंसिटिविटी की तरफ भी है तो उसके अंदर कोई ना कोई रेड फ्लैग होगा। सही है। अदरवाइज वो अननेसेसरी है। हाँ, एक शाइनेस एलिमेंट जरूर कह सकते हैं कि एक बच्चा एक शाय था, इंट्रोवर्ट टाइप बच्चा था, ओके। जो अपनी वर्ल्ड में होता है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली सोशलाइजेशन के तौर पे आंसर नहीं दे पाता, वो एक अनदर सिनेरियो। Okay. लेकिन आप उसको ऑटिज्म से के नहीं कर साथ मैच सकते। नहीं कर डॉक्टर साहब, सकते। जस्ट वन लास्ट थिंग, क्योंकि आप इन सब से रोज़मर्रा पे डील करती हैं, यू गॉट सम सक्सेस स्टोरीज एज वेल, कुछ आप हमसे शेयर करना चाहेंगी? आवाज कम आ रही है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इफ़ यू कैन हेयर मी नाउ, आपके पास कुछ सक्सेस स्टोरीज भी हैं, सो अगर आप हमें वो बता सके ताकि वो लोग जो समझते हैं कि अरे भाई ये तो बिल्कुल कोई नाकाबिल इलाज कोई चीज़ है, नाकाबिल क्योर चीज़ है, तो उन तक भी चीज़ पहुँच जाए, सक्सेस स्टोरीज। सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर बच्चा अंडर 5 एज के अंदर आइडेंटिफाई हो जाए उसका प्रॉब्लम्स, लेबल अलाउड नहीं थे पूरी दुनिया में अंडर 5 इयर्स तक के बच्चे जो कि लुकिंग में बिल्कुल नॉर्मल नजर आते हैं बट वो ऑटिस्टिक हैं, तो आप उनको लेबल नहीं कर सकते, ये एथिकली राइट्स नहीं है। सही। अंडर 5 वाले बच्चे को अगर ट्रेनिंग दी जाए तो वो नियर टू द नॉर्मल, नॉर्मल नहीं हो सकता, नियर टू द नॉर्मल हो जाता है। इस तरह के हमारे बहुत सारे बच्चे हैं। एक बच्ची जो यहाँ से गई थी और वो दुबई में इस वक्त एक नॉर्मल स्कूल में पढ़ रही है इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ। एक और बच्चा गया है यहाँ से, जोहान, वो सऊदी अरब में एक नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, प्रॉब्लम है उसके साथ, लेकिन वो एक नॉर्मल स्टडीज कर रहा है पार्ट। सही। इसके अलावा पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक टीचर के साथ हैं बट नॉर्मल स्कूल में जा रहे हैं और सही। इंक्लूजन के साथ पढ़ भी रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे एजुकेशन में आगे निकल जाएं, बाज़ औक़ात लोग वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे भी बच्चे आगे निकल जाते हैं। सही। सही। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया साहिबा आपके वक्त के लिए। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स के हवाले से और इस दिन के हवाले से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकी होगी और बहुत सारे पेरेंट्स ने भी इससे इस्तेफादा हासिल किया होगा। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, सी यू आफ्टर दिस। वेलकम बैक अगैन। और अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप कुछ भी करके पेट्रोल की कीमत बढ़ने के बाद भी जिद लगाकर अपने बजट को कंट्रोल कर पाएंगे, तो फिर एक नया झटका आवाम के लिए तैयार है। और वो नया झटका एलपीजी की कीमतों में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसकी सूरत में आवाम को लगा है। अब घर का बजट भी आपका ख़राब होगा मज़ीद, किचन का बजट भी आपका होगा मज़ीद ख़राब, क्योंकि एलपीजी की कीमत में 78 रुपीज़ यानी 78 रुपये का इजाफा कर लिया गया है। अब आवाम तो ऑब्वियसली इस पर परेशान है ही। आवाम के खुद ही सुन लेते हैं तासुरात क्या है ये जो इंक्रीमेंट हुआ है। 100 ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਐਲਪੀਜੀ ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਪਵਾਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 3 ਕਿਲੋ ਐਲਪੀਜੀ 1800 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਲ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ पेट पालना कित्थों। एकदम 280 से जो है ना 450 बल्कि साइडों पे 480 रुपए किलो भी बिक रही है और हुकूमत कोई पूछने वाली नहीं भाई ये क्या मसला हो क्या गया है। पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगी है, बाल बच्चेदार, घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। आपसे आप ही मरियम हमारी रिक्वेस्ट है, हम गरीब लोगों पर रहम करें। लोग परेशान हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर गौर करे और यह सस्ती करे गैस, ताकि दुकानदारों को भी रिलीफ मिले और आवाम को भी रिलीफ मिले। बस जी यहाँ महंगाई का एक तूफान है, पहले वैसे ही सालन नहीं बन सकता था, अब गैस महंगी करके रईसी कसर गवर्नमेंट ने पूरी कर दी, गरीब आदमी कैसे चूल्हा जलाएगा। 460 रुपए की गैस पवेंदे खने, सवारियां लगदे नहीं, सवारियां वो किराया देनी नहीं तरीके के जड़ना सा गैस दे विच ही पूरे दिन खने 300 200 250 इतना बचा के वेंदे खने, उनदे नाल साडा घर दा सिस्टम किवें चलसी जी। लोग वैसे ही परेशान हैं, महंगाई का दौर चल रहा है, लोग भूख मर रहे हैं, खाना खाने के लिए परेशान है और यहाँ पेट्रोल बढ़ रहा है, डीजल बढ़ रही है, अभी एलपीजी बढ़ती जा रही है, तो लोग कहाँ जाएं? जो रिक्शा चलाते हैं एलपीजी पे वो उनको उतना किराया नहीं मिलता, वो कहाँ खाएं? ये इस जंग की वजह से
पेट्रोल गैस सब महंगा हुआ है, तो अब भी तकरीबन 400 से ऊपर महंगी हो गई। गरीब आदमी किधर जाएगा? हमारी अपील है हुकूमत से, जिस तरह पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी दी गई है कि इस तरह गैस पे भी दी जाए, ताकि गरीब लोग जो है अपना गुजर बसर कर सके। जैसे कि एलपीजी गैस बहुत महंगी हो गई है, गरीब आदमी का जो है जीना सही नहीं है, महंगाई है इतनी। खुदारा गैस को सहूलत की जाए, कोई गरीब आवाम को सहूलत दी जाए। चले जी, आवाम की परेशानी तो आपने उनकी ज़बानी सुन ही ली है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं इरफान खोकर साहब से भी। आप चेयरमैन हैं एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएशन पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। ऑब्वियसली लोगों के लिए बड़ी मुश्किल है, ये मुश्किल का वक्त है। एक पेट्रोल प्राइसेस, फिर एलपीजी प्राइसेस, ये प्राइसेस इस तरह से बढ़ गई है। हुकूमत ने आप लोगों से कोई बात की है? क्या होने जा रहा है? और लोग तो कह रहे हैं ये मज़ीद ऊपर जाएगी। जी बहुत शुक्रिया। ये मन माना इजाफा है। हुकूमत ने जो कीमत मुकर्रर की है वो 304 रुपये के लिए मन माना इजाफा है, वो बहुत ताकतवर माफिया है। बात यह है कि इस वक्त हमें सबको इंटरनेशनली हालात को देखते हुए हमें सबको बेहतरी की तरफ सोचना चाहिए, लेकिन चूंकि जो जायज मुनाफा हो रहे हैं, जो माफियाज हैं, वो हुकूमत से भी ताकतवर हैं। या ये समझ लें कि आर्टिकल 29 के तहत तमाम तरह इख्तियार डीसी और डीसी के पास है। उनके कराची शहर में खास तौर पे देखें तो वो बत्ता गिरी का रुझान है, वो ऑलरेडी एहलकार जाके बत्ता देते हैं कि क्रैकडाउन सिर्फ दुकानदारों पे किया जाता है। लेकिन बात यह है कि टर्मिनल से जब गैस चलती है तो वहाँ पे चंद लोगों जो एलपीजी मार्केटिंग कंपनी उनको उनकी सप्लाई चेन को अगर मॉनिटर किया जाए तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन बात यह है कि ताकतवर लोगों को हाथ डालना इनकी बस की बात नहीं है। ये गरीब दुकानदारों पे क्रैकडाउन करना, ये बस ये एक रिवाज बन गया। इतने दुकानदार पकड़ पे कर दी। ये बिला जवाज मुनाफाखोरी जो हो रही है, अरबों रुपए की रोजाना हो रही है। आप देखें कि जब फरवरी का रेट था 226 रुपए, उस वक्त 400 से ऊपर, अभी 500 से ऊपर बिक्री। इन उदाहरण को होश के नाक लेने चाहिए। आर्टिकल 29 के तहत ख्याल ओगरा ने इनको फरवरी 2027 तक इनके पास इख्तियार हैं। वे प्लांटों पर जा सकते हैं, ये पोर्टल्स को चेक कर सकते हैं, हर चीज को। लेकिन तमाम से जेबों पर डाका डाला जा रहा है, ये बड़ी अफसोसनाक बात है ये। इरफान साहब देखें, हम कीमतों का रोना भी रोएंगे, आपके साथ ही मिलकर रोएंगे और उसकी वजह भी जानेंगे, बट इसमें एक और चीज़ ऐड कर लीजिए। एक तो ये कि कीमतों की जो बढ़ोतरी है और इसके साथ जो मुनाफाखोरी है उस पर तो शायद आंखें मूंदी हुई हैं हुकूमत ने, लेकिन उसके साथ साथ नाकिस सिलेंडर्स, ये एक बहुत बड़ा इशू है। एक तो आप प्राइस बढ़ा रहे हैं, सिलेंडर की क्या फिटनेस है वो कोई चेक होती भी है या नहीं होती है? यानी कि मरे को 100 दुर्रे वाली बात है ना। सर बड़ी अहम बात आपने की। गुजरांवाला एक जगह पे 500 से ज्यादा कारखाने के जो इस वक्त हम कोशिश कर रहे हैं कि कई सालों से कि लेजिस्लेशन हो जाए। सेनेट कमेटी में वकार बैठी साहब ने कोशिश जारी की हुई है। वो वहाँ पे ओगरा और बाकी लॉ मिनिस्ट्री ने जो है ना वो एक अमेंडमेंट करनी है जिससे 14 साल सजा होगी। अब मुझे पूरी उम्र गुजर गई है इस्लामाबाद के चक्कर काटते हुए और चारों सूबों से अप्रूव कराया है। पीनल कोड में जब अमेंडमेंट होनी, 14 साल सजा होगी, 14 करोड़ जुर्माना होगा और नॉन अवेलेबल ऑफेंस होगा। आप यकीन करें, सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में जाते जाते यहाँ पूरे इस्लामाबाद के चक्कर काटते हुए मेरी उम्र गुजर गई है, तो गैर मेरे सिलेंडर बंद नहीं हो सका। आप पटेल पड़ा है कोई जगह जहाँ पे ये सिलेंडर हार्डवेयर दुकानों पे जितने चमकते हुए सिलेंडर हैं, ये मौत के खिलौने गुजरांवाला से आते हैं सारे। तो एक शहर गुजरांवाला को अभी नहीं हम बंद कर सके। शाहजहां मार्केट पाकिस्तान लाहौर में गोदामों लाखों सिलेंडर पड़ा होता है। हम निशानदेही करते हुए मेरी आप यकीन करेंगे मैं थक गया हूँ। मेरी उम्र गुजर गई है। ये 99 से स्टार्ट करके मैंने शुरू किया, आप अंदाजा करें 27 साल गुजर गए। हम कानून साजी नहीं करा सके। अब गैर मेरे सिलेंडर से एक बच्चा मर गया। आपने देखा था हैदराबाद में 57 बच्चे एक ही रात में जो है ना वो
अल्लाह को प्यारे हो गए। तो बात ये है कि हम गैर आज मेयारी तक सिलेंडर एक बहुत बड़ा मसला है इरफान खोकर साहब, एंड ओवर इसके ऊपर हम बात करते हैं। आई रियली होप कि इसके ऊपर कानून साजी कोई की जा सके, जो आपकी भी प्ली है। लेकिन ज़रा इस पर आ जाते हैं, जो कीमतों में इजाफा हुआ है, हम समझते हैं आपकी जो पोजीशन ऐसी है, इसमें आप हुकूमत से बात कर सकते हैं और उनको कन्विंस कर सकते हैं, एटलीस्ट आवाम के सामने कोई रीजनिंग तो आए ना। ऑलरेडी पेट्रोल इतना महंगा है, अब गैस भी इतनी महंगी है। डोंट यू थिंक कि इसके ऊपर गवर्नमेंट से बात की जा सकती है कि ये आवाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त बोझ है? ये बिल्कुल कल ओगरा अथॉरिटी ने तमाम चारों 5 चीफ सेक्रेटरीज को बकायदा लिखा है कि ये नोटिफाइड प्राइस है। फरवरी की 304 रुपए पर केजी सबको मिलनी चाहिए। तमाम चीफ सेक्रेटरी को हदायत की, उसमें आर्टिकल नतीजे लेटर साथ जाके तमाम इख्तियार डिप्टी कमिश्नर के पास है। तो इनको देखिए, अब ओगरा अथॉरिटी ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन जो नीचे इंतजामी मामला हैं वो देखिए, पेट्रोल की कीमत तो जारी होती है तो वो हर जगह एक कीमत पे मिल रहा होता है। लेकिन ये देखें, ओगरा के नोटिफिकेशन के बावजूद ये कितना ताकतवर माफिया है कि वो मंथली 50,000 रुपए 1 लाख रुपए की शॉप चलती है कराची में खास तौर पे। ये किसी और जगह भी लेकिन बात की है कि कोई पकड़ा नहीं गया अभी तक। किसी ताकतवर बंदे के खिलाफ कोई कार्रवाई हो तो मुझे बता दें। सर, जब आप बात करते हैं ताकतवर बंदे की, तो कोई नाम है ज़हन में? कौन है वो? जी बिल्कुल, रैंक्स में है, ब्यूरोक्रेसी में कौन है? पाकिस्तान में इस वक्त 600 प्लांट लगे हुए हैं। ठीक है। तो बात यह है कि 600 प्लांट ओगरा ने उनको लाइसेंस दिए हुए हैं और इसी डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को एनओसी दिए हुए हैं। बिल्कुल एक इंटरनेट के ऊपर नाम पड़े। देखिए, कोई दुकानदार अपने घर में गैस पैदा तो नहीं करता। मैं बड़े वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ उसके तलक से कि कोई दुकानदार अपने घर में गैस पैदा नहीं करता। ठीक है इरफान साहब, आपका ये कहना है कि ये जो जब तक ये बड़े मछलियों पे हाथ नहीं डाला जाएगा या छोटे दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई से फर्क शायद पड़े, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। बहुत शुक्रिया इरफान खोकर साहब, आप हमारे साथ मौजूद है। इसी के साथ एक मुख्तसर सा वक्फा ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक अगैन। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम ज़रा बात कर लेते हैं, कुछ सख्तियाँ होने जा रही हैं। ट्रैफिक रूल्स अब आपको अवॉइड करने होंगे और सिर में ट्रैफिक के कवानीन की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन भी शुरू कर दिया गया है। फ्रॉम 1 अप्रैल फैंसी नंबर प्लेट्स, जाली और बगैर रजिस्ट्रेशन की जो गाड़ियां हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। और ट्रैफिक पुलिस ने ये भी जो वाज़ेह है हिदायत जारी कर दी है कि बगैर नंबर प्लेट के गाड़ी या मोटरसाइकिल सड़क पर अब नहीं चल सकेगी। इसी सिलसिले में कल एक कार्रवाई हो रही थी और वो कैमरे पे पकड़ी गई, और जब पकड़ी गई तो फिर अब उसका फॉलोअप क्या है हम ज़रा ये देख लेते हैं। ये हम फुटेज भी दिखा रहे हैं आपको, और ये सामने से ये बच्चा जो है ये रफू चक्कर हो गया। बच्चा ही है तो चला रही है, देखें आप ये। और इसने कहा कि, और ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट ने इसको रोका और उसने कहा कि चलें जनाब, यहाँ तो ये तो शहर कराची है, यहाँ तो हर दूसरा बंदा जो है वो बड़े बाप का है। तो चलिए ये, और इसके साथ साथ क्योंकि बारिश का सिलसिला भी अब शुरू हो भी चुका है और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ ही चाहता है, तो ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान क्या है इस सब पे बात कर लेते हैं। डीआईजी ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और हमें पता है कि इस वक्त भी आप सड़कों पे ही हैं टू कीप द मोमेंटम ऑफ द ट्रैफिक फ्लोइंग, तो इस बीच वक्त निकालने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कल जो वाक़या हुआ ये हुआ क्या? क्योंकि फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, ज़रा बताएं आप क्या हुआ और अब इसके आगे इस पर कोई कार्रवाई हुई है? देखें, ये कल स्टॉप एंड सर्च था हमारा 3 तलवार के ऊपर, और वहाँ पर एक गाड़ी आई, उसमें छोटा बच्चा था, मेरा ख्याल उसकी उम्र 14 साल होगी। तो वो छोटी कार चला रहा था, ये जो 660 सीसी वाली। तो उसको रोका, वो कंफ्यूज हो गया, फिर वो बाहर आया, फिर वो वापस गया। तो किसी के वह में गुमान में नहीं था कि वो इस तरह से गाड़ी निकाल के ले जाएगा, क्योंकि फिजिकल बैरियर कोई नहीं था और सॉफ्ट हमारी जो है ना वो कैंपेन थी वो। तो वो उधर से उसने स्पीड दी और मेरे ऑफिसर्स पीछे गए, मैंने उनको रोक दिया। मैंने कहा ये बच्चा जो है वो बुखला गया है इस वक्त, हमने जो है ना इस तरह से कोई एक्सट्रीम एक्शन नहीं लेना कि जिससे उसकी जान को खतरा हो। तो वी लेट हिम गो, और फिर हमारे पास गाड़ी की तो तफसील थी और वो बच्चे की तस्वीर भी थी। तो बहरहाल हमने जो है ना वो गाड़ी के ऊपर FIR कर दी थी, जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का थाना है फ्रेयर, वहाँ पर वो लॉन्च हो गई और उसकी फिर एड्रेस मिल गई थी डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, और मेरे ख्याल में वो गाड़ी जरूर उन्होंने इम्पाउंड कर ली होगी। बेसिकली
फिजिकल बैरियर ना होने की वजह से उस बच्चे ने जो है वो हवा से भागता होकर वो गाड़ी भगा कर ले गया था। यही राइट। टोटल इशू हुआ था शाह साहब कल। मुझे ये बताइएगा कि ऐसे केसेस में ऑब्वियसली हम नंबर प्लेट्स की तरफ आएंगे, बट क्विकली अगर हम बता सकें कि ऐसे केसेस में जहां बच्चे ड्राइव कर रहे होते हैं, व्हाट इज़ द प्रोसेस, क्या उनके पेरेंट्स को सज़ा मिलनी चाहिए, व्हाट शुड एक्चुअली हैपन कि इस तरह का वाकया यस दोबारा ना यस हो? देखें, ये तो बिल्कुल पेरेंटल जिम्मेदारी है हमारी, जो कि हम बिल्कुल नहीं निभा रहे। बड़ी गाड़ी हो, छोटी गाड़ी हो, मोटर बाइक हो, आप देखें जुवेनाइल ड्राइविंग बिल्कुल सरेआम हो रही है। तो अभी जो हमारा नया लॉ है, इसके अंदर जुवेनाइल ड्राइविंग की बहुत ज़्यादा सज़ा है फाइनेंशियल, यानी कि मोटर बाइक अगर कोई बच्चा ड्राइव कर रहा है तो वो 20,000 चालान है उसका, और अगर कार कोई ड्राइव कर रहा है तो 25,000 है। तो यही एक तरीका है जिससे पेरेंट्स को हम जो है ना पिंच कर सकते हैं, ताकि आइंदा वो ख्याल करें। और ना सिर्फ ये कि बच्चे जब चलाते हैं तो एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी बाकियों के जहन में आता है, बल्कि उन बच्चों की जानें भी खतरे में होती हैं, बिकॉज उनकी कच्ची एज है, उनको पता नहीं है कैसे चलानी है गाड़ी, और फिर अल्टीमेटली जो डेथ्स हो रही हैं रोड्स के ऊपर, खासतौर पे मोटर बाइकर्स की, वो आप देखें तो अंडर 18 कितने ज्यादा बच्चे हैं। तो बस बहरहाल इसमें हम अपना भी रोल प्ले कर रहे हैं, बच्चों के वालिदैन को भी चाहिए, उस्तादों की भी जिम्मेदारी है, और सोशल जो भी हमारा एक वो है, उसमें भी हर हर इंसान को चाहिए कि ऐसी चीज़ों को अच्छा, वो ठीक है प्रमोट ना करे। शाह साहब, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं, आप ऑन द वे भी हैं और बारिशें जो है वो शुरू भी हो चुकी हैं। एक तो ये कि मुझे बताइए कि जहाँ-जहाँ से आपका गुज़र हुआ है, हैव यू फाउंड इट क्लियर, और अगर कहीं नहीं है तो फिर आज का ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान एंड ऑल, क्योंकि यू नो ये कैमरास लगने के बाद नफरी जो है वो तो वैसे सड़कों से कम हो गई थी, लेकिन ये उस मेरे ख्याल से पहली मर्तबा बारिश हो रही होगी। सो क्या प्लान है सर आपका आज का? देखें, एक तो हमने पहला काम ये किया कि जो हमारा स्टॉप एंड सर्च होल्ड अप था, नाके लगने थे, वो आज हमने पोस्टपोन कर दिए बारिश के पेश नज़र, क्योंकि इधर काफ़ी हैवी बारिश जो है ना वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। फिर हमारे 90 सेक्शंस हैं, जिसमें 32 हमारे डाइवर्जन पॉइंट्स हमने लगाए हैं, जो कि अभी इस वक्त स्टैंड बाय हैं। फिर अगर वो डाइवर्जन पॉइंट्स इन प्लेस होंगे, और डाइवर्जन वहाँ होती है जहाँ पर लो लाइंग एरिया होता है, जहाँ हमें पता है ऑलरेडी कि अगर बारिश हुई और काफ़ी तादाद में हुई तो वो लो लाइंग एरिया पानी घुटनों-घुटनों आ जाता है। तो उधर से हम डाइवर्ट करते हैं ट्रैफिक को, और फिर वो जब डाइवर्जन लगेगी तो हमारा एफएम 88.6 है सिंध पुलिस का रेडियो, और हमारी अपनी सोशल मीडिया है 1915 पे कॉल कर जी। तो वहाँ पर डाइवर्जन के बाद ऑल्टरनेट रूट्स के ऊपर ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा, और वहाँ पर हमने ऑलरेडी जैसे शारा फैसल पर जब बारिश होती है तो नर्सरी पे पानी खड़ा होता है, हमें पता है। तो वहाँ से हमने नर्सरी से हमने डाइवर्जन दी है अल्लाह वाली, और फिर तारिक रोड, बहादुराबाद, ऑल द वे टू आगा खान, फिर वहाँ से स्टेडियम, फिर आगे डालमिया और मिलेनियम मॉल, और जिसने जौहर को जाना है वहाँ से वो जा सकता है। सिमिलरली हमारे ना मुख्तलिफ जगहों पर 32 जगहों पर इस तरह के डाइवर्जन लगे हुए हैं। तो वील ऑल बी इन प्लेस। 1300 के करीब हमारी नफरी होगी, आवाम की खिदमत करेगी। हमारी मोबाइल वर्कशॉप्स हैं जो कि रोड्स पर आपको नजर आएंगी। कोई गाड़ी अगर खराब होती है तो दे विल हेल्प देम आउट। फिर हमारी हैवी रिकवरी व्हीकल्स होती हैं जो कि अगर कोई बड़ी गाड़ी खराब हो जाती है उसको टो चेन करना। फिर छोटी लिफ्टिंग व्हीकल्स हैं जो कि छोटी गाड़ियों के लिए हैं, वो भी हमने स्ट्रेटेजिकली लोकेट कर लिए हैं। फिर जो हमारा 1122 है, केएमसी की मशीनरी है, उनके साथ हम मैशअप हुए हैं। आई एम श्योर आपके इन इक़दामात से लोगों को कम परेशानी होगी, ये जो बारिशें होने जा रही हैं। शाह साहब, ये नंबर प्लेट्स का भी ज़रा हमें बता दें, क्रैकडाउन होने जा रहा है। एक तो क्या आप लोगों का रेट ऑफ रिकवरी है इन अ वे कि लोग कितनी जल्दी जल्दी रजिस्टर करा रहे हैं, ऑल दैट, और जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं रजिस्ट्रेशन के लिए बट दे आर वेटिंग कि कब उनको नंबर प्लेट्स मिल जाएंगी, उनका क्या? देखें, बड़ा एक तो बात बहुत ही क्लियर है, हम बताना चाहते हैं कि लोग पैनिक ना करें। अगर आपने अप्लाई किया है और आपको नंबर प्लेट नहीं मिल रही तो आप उसी साइज़ की, उसी पैटर्न और कलर की लगा लें। आपको कोई नहीं कहेगा कि ये कौन-सी नंबर प्लेट लगाई है आपने। ऑल वी नीड इज़ कि भाई आप अपनी आइडेंटिटी तो शो कर लें। तो ये एक तो लोग परेशान है कि पता नहीं हम डुप्लीकेट लगाएँगे तो लोग पुलिस पकड़ेगी। पुलिस बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप अप्लाई ज़रूर कर लें, और बिल्कुल क्यू है जून तक की या जुलाई तक की, जो है ना पिछले साल की नंबर प्लेट्स एक्साइज ने इशू कर दी हैं। जुलाई के बाद बिल्कुल एक बैकलॉग है, 6-7 महीनों का है, और उसको टाइम लगेगा। वी डू अंडरस्टैंड। तो एक ये। दूसरा, देखें इसमें कितना टाइम लगेगा हमें, मे बी कुछ अरसा लगे, लोगों को एहसास हो कि भाई एक किसी चीज़ की सख्ती होती है तो ही लोग उसको सीरियस लेते हैं। तो इंशाल्लाह ताला वी आर होपफुल कि मे बी इन अ मंथ्स टाइम वी आर एबल टू मेक सम डेंट।
ओके, बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद शाह साहब आपके वक्त के लिए। ये करते हैं कि ना सिर्फ बाकी ये नंबर प्लेट्स का मसला बल्कि आज के दिन के हवाले से ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान ऐसा हो कि शहरियों को दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। विद दैट अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़। एंजॉय रेन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।